नमस्कार साथियों, आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका सेकंड चैप्टर है, यूनिट सेकंड है आपकी लेखांकन के सैद्धांतिक आधार, यानी लेखांकन के सैद्धांतिक आधार। देखिए, इसमें इस चैप्टर में बेसिकली अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन, यानी लेखांकन अवधारणाएं, सिद्धांत और परंपराओं के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, लेखांकन अवधारणाएं कौन सी होती है, सिद्धांत क्या होते हैं और परंपराएं कौन कौन सी होती है, इनको डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, पहली अवधारणा है आपकी, पहली अवधारणा होगी आपकी सेपरेट एंटिटीज कॉन्सेप्ट, यानी पृथक अस्तित्व की अवधारणा। फर्स्ट है आपकी सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेकंड है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। थर्ड है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। फोर्थ है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। फिफ्थ है मैचिंग कॉन्सेप्ट। देखिए, अब इनका डिटेल से एनालिसिस करते हैं। ये सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होती है, पृथक अस्तित्व अवधारणा क्या होती है। देखिए, इस जो ये फर्स्ट वाली अवधारणा है, इसके अकॉर्डिंग व्यवसायी तथा उसके स्वामी का अस्तित्व बिल्कुल पृथक पृथक यानी सेपरेट माना जाता है। व्यवसाय के स्वामी के जो आय व्यय, प्रतिभूति एवं उसके निजी विनियोग, निजी संपत्तियों का लेखा व्यवसायिक लेखा पुस्तकों में न करके अलग रखा जाता है। यानी व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय में उसके द्वारा विनियोजित पूंजी की राशि से लेनदार माना जाता है। सेपरेट एंटिटी पृथक अस्तित्व अवधारणा के अंतर्गत व्यवसायी और व्यापार का जो अस्तित्व होता है, यानी व्यवसायी का और व्यापार का अस्तित्व अलग अलग माना जाता है। सेकंड है आपकी मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, यानी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में केवल उन्हीं मदों का लेखांकन किया जाता है जिनका मापांकन मुद्रा के रूप में किया जा सके। अगर जिसका मापांकन मुद्रा के रूप में नहीं हो सकता है मनी में, उनका लेखांकन नहीं किया जा सकता है। अगला है साथियों अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। देखिए, व्यवहार में देखा जाए तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट होता है, उसकी अवधि भारत में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होती है। यानी सामान्यतः ये 12 महीने का कैलेंडर वर्ष होता है। वित्तीय वर्ष 12 महीने का होता है, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलता है। अगली कंसेप्ट है आपका एक्रूअल एंड उपार्जन अवधारणा। देखिए, जो ये कंसेप्ट होता है उसके अंतर्गत यह माना जाता है कि सामान्यतः जो व्यापार में आय एवं व्यय एक्सपेंसेज होते हैं उनको दर्ज करने के लिए 2 प्रमुख आधार लिए जाते हैं। पहला तो होता है आपका प्रथम रोकड़ आधार लिया जाता है और द्वितीय लिया जाता है उपार्जन आधार। अब रोकड़ आधार के अंतर्गत आय को तभी माना जाता है जब वो नकद में प्राप्त होती है, तथा व्यय के नकद भुगतान करने पर ही व्यय माना जाता है। यानी जो प्रोसेस होती है वो केवल नकद में ही होती है। और उपार्जन अवधारणा के अनुसार आयगत व्ययों तथा आयगत आयों का लेखांकन उनके उपार्जित होने वाले वर्ष में ही किया जाना चाहिए। यानी जिस वर्ष के ये व्यय एवं इनकम है, एक्सपेंसेज एंड इनकम है, उसी वर्ष में इनका लेखांकन किया जाना चाहिए। ठीक है। अगला है आपका मैचिंग कंसेप्ट। इसको आय व व्यय के मिलान की अवधारणा भी कहा जाता है। इस अवधारणा के आधार पर चालू वर्ष में किए गए व्यय का मिलान पूर्व चालू वर्ष के आगम से किया जाना चाहिए।
अर्थात जिस वर्ष से व्यय संबंधित हो उन्हीं व्यय को संबंधित वर्ष की आय में से वसूल किया जाना चाहिए। तो मान के चलिए आपका वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 का है। 1 अप्रैल 2023 से लेके तो 31 मार्च 24 के मध्य जो आपको आय रिसीव हुई है, वे हुए हैं, उनका मिलान उसी वित्तीय वर्ष में किया जाना चाहिए, ना कि अगले वर्ष में या पिछले वर्ष में। ठीक है, अब अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। अगला कंसेप्ट है आपका निरंतरता की अवधारणा। 6 नंबर का कंसेप्ट है आपका ये गोइंग कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। देखिए साथियों, इसमें क्या होता है कि व्यवसाय का जीवन काल लंबा होता है, अनिश्चित होता है, तो व्यवसाय में तब तक निरंतरता रहेगी जब तक कि कोई ऐसा कारण या विपरीत स्थिति प्रकट नहीं हो ताकि व्यवसाय को बंद करना पड़े। यानी जब तक व्यवसाय चलता रहेगा तब तक ये कंसेप्ट लागू रहेगा। अगला कंसेप्ट है आपका लागत अवधारणा यानी कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट में क्या होता है, मान के चले अपने एक मशीनरी परचेज की, 1 लाख रुपए की एक मशीनरी परचेज की। अब उसको प्लांट पर लाने में 10,000 रुपये अन्य एक्सपेंसेज हो गए, भाड़ा हो गया, वेजेज हो गई, उसको इंस्टॉलेशन करने का चार्ज हो गया, तो मशीन की लागत 1,10,000 रुपये टोटल हो जाएगी। इसी को ही कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहा जाता है। यानी संपत्ति को प्लांट में लाने तक इंस्टॉलेशन का जो खर्चा होता है वो आपका लागत अवधारणा कहलाती है। अगला कंसेप्ट है रियलाइजेशन कंसेप्ट। देखिए इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग वसूली या आगम अवधारणा भी इसे कहा जाता है। इसके मापन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह अवधारणा यह बताती है कि व्यवहार से आय आदेश प्राप्ति के समय, माल सुपुर्दगी के समय या भुगतान के समय में किस समय मानी जाए। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग आय उस समय उपार्जित मानी जाती है जिस तिथि को वह वसूल कर ली जाती है। यानी जिस डेट को ये आय अपन को रिसीव हो जाती है उसी डेट को मानी जाती है। वसूल करने से आज से मूल्य वसूली से न होकर वस्तु की संबंधित पक्षकार की सुपुर्दगी से है। अर्थात वह तिथि वसूली की तिथि मानी जाती है जिस तिथि को वस्तु या सेवा किसी प्रतिफल के बदले किसी ग्राहक को दे दी जाती है। ये कंसेप्ट आपका वसूली या आगम अवधारणा का हो गया। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूल एक सेकंड, ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ठीक है, इसे द्विपक्षीय अवधारणा भी कहा जाता है। द्विपक्षीय अवधारणा। इस अवधारणा के अंतर्गत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार यह माना जाता है कि एक पक्ष डेबिट होता है, दूसरा पक्ष क्रेडिट होता है। यानी दोनों पक्षों का योग इक्वल होना चाहिए। माना डेबिट पक्ष का योग 10,000 रुपये है तो क्रेडिट पक्ष का योग भी 10,000 रुपये होना चाहिए। इसको मैं आपके एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए एक लेखांकन अकाउंटिंग समीकरण देखते हैं अपन। एसेट बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। मान के चलो आपके एसेट 50,000 रुपये की है, लायबिलिटी 40,000 की हो जाएगी
और कैपिटल 10,000 का हो जाएगा। तो ये द्विपक्षीय ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट कहा जाता है। डेबिट पक्ष भी और क्रेडिट पक्ष दोनों पक्ष बराबर रहेंगे इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। अगला कंसेप्ट है रूढ़िवादिता की अवधारणा यानी कंजर्वेशन कंसेप्ट। कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट, देखिए इस अवधारणा के अंतर्गत ये देखा जाता है कि जो व्यापार के अंतर्गत जो स्टॉक होता है उसका मूल्यांकन हमेशा लागत मूल्य या शुद्ध वसूली मूल्य दोनों में से भी जो भी कम हो, विच एवर इज लेस देन, यानी दोनों में से भी जो भी कम हो उस पर किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसे रूढ़िवादिता की अवधारणा या अनुदारवादिता की अवधारणा भी कहा जाता है। यानी इसे हिंदी में रूढ़िवादिता या अनुदारवादिता की अवधारणा भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत एक दूसरा पॉइंट ये भी होता है कि भविष्य में व्यापार में भावी हानियों के लिए तो प्रोविजन किए जाएं, लेकिन भावी लाभों के लिए प्रोविजन नहीं किए जाएं। इस अवधारणा के अंतर्गत यह ध्यान रखा जाता है। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपका 11वां नंबर का कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। इसे एकरूपता संबंधी अवधारणा भी कहा जाता है। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, एकरूपता की अवधारणा। देखिए व्यवसाय का जीवन काल दीर्घ अवधि का तथा निरंतर माना जाता है। यानी जो भी व्यापारी व्यवसाय करता है उसका जीवन काल अनिश्चित होता है। भूतकालीन तथा वर्तमान लेखांकन सूचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन करके ही प्रबंध व्यवसाय की भावी नीतियों का निर्माण करता है तथा अन्य कई महत्वपूर्ण डिसीजन लेता है जो संस्थान की सफलता में सहायक सिद्ध होते हैं। यदि लेखा उद्योग में नीतियों में परिवर्तन किए जाते हैं तो तुलना संदिग्ध मानी जाएगी। यानी एकरूपता की अवधारणा यह है कि जो व्यापारी द्वारा व्यापार स्टार्ट करने पर जो प्रोसेस या प्रक्रिया अपनाई गई थी वो कंटिन्यूस एक ही सिस्टम से अनवरत रूप से चालू रहे। ठीक है, अगला कंसेप्ट है मटेरियलिटी कंसेप्ट यानी महत्वपूर्णता संबंधी अवधारणा। मटेरियलिटी कंसेप्ट, महत्वपूर्णता संबंधी अवधारणा। ठीक है, इस कंसेप्ट में क्या होता है कि जो लेखाकार होता है, जो अकाउंटिंग का कार्य करता है, उसे जो तथ्य महत्वपूर्ण लिखते हैं, इम्पोर्टेंट लगते हैं, उन्हीं को ही रिकॉर्डिंग किया जाना चाहिए, उन्हीं की व्यापार में एंट्री की जानी चाहिए, खातों में उनकी एंट्री होनी चाहिए। जो छोटे मोटे तथ्य होते हैं उनको इग्नोर करना चाहिए। ठीक है, और एक लास्ट आपका एक कंसेप्ट और है फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट यानी पूर्ण प्रकटीकरण कहा जाता है इसे, पूर्ण प्रकटीकरण अवधारणा। देखिए इस अवधारणा के अंतर्गत जो वस्तु होता है या आइटम होता है, सही आइटम को वास्तविक मूल्य पर दिखाया जाना चाहिए। यानी मान के चले कोई वस्तु व्यापार में 1 लाख रुपए की परचेज की गई है तो उस वस्तु को 1 लाख रुपए पर ही दिखाया जाना चाहिए, ना कि इससे प्लस या माइनस पर। ठीक है, यह होती है फुल प्रकटीकरण उदाहरण। साथियों ये तो हो गए आपके कंसेप्ट यानी लेखांकन उदाहरणाएं होगी, जिसमें से टोटल आपके 13 कंसेप्ट है। इसमें पहला था हो गया आपका सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट,
सेकंड मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, थर्ड हो गया अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, नेक्स्ट हो गया एक्रूअल कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट, ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट और कंजर्वेशन कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट और फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट, और लास्ट में रह गया मेटेरियलिटी कंसेप्ट। मतलब आपके 13 कंसेप्ट हैं। अब आगे बात करते हैं इसकी मान्यताओं की, अजम्पशंस की। देखिए, आधारभूत लेखांकन मान्यताएं कौन सी होती है, यानी फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions। आधारभूत लेखांकन मान्यताएं। देखिए, जो आपकी फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption है वो 3 टाइप की होती है। फर्स्ट होती है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। सेकंड होती है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, यानी एक रूपता संबंधी अवधारणा, और फर्स्ट वाली है निरंतरता की अवधारणा, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। और थर्ड और लास्ट हो जाएगी उपार्जन अवधारणा, एक्रूअल कंसेप्ट। ठीक है, आपका ये फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption 3 तरीके की होती है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट और एक्रूअल कंसेप्ट। निरंतरता की अवधारणा अपने पहले बात कर ली। एकरूपता में जो हमेशा तक सेम नियमों से चलती है, जो पहले अपन ने जो सिद्धांत अपनाए हैं वो लास्ट तक सेम सिद्धांत चलते रहेंगे। उपार्जन अवधारणा, जब वो आय प्राप्त हो जाती है उसी टाइम पे उसका लेखांकन किया जाना चाहिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं साथियों। ऊपर बात कर ली लेखांकन सिद्धांत और मान्यताओं की, अब आगे बात करेंगे लेखांकन मानदंडों की। लेखांकन मानदंड क्या होते हैं, किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, इनका क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्या ऑब्जेक्ट होता है, वो देखते हैं। देखो, इंडिया में यानी भारत में जो लेखांकन मानक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसे ASB भी कहा जाता है, का नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग ICAI, इसका फुल फॉर्म है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। यानी ASB है जो लेखांकन मानदंड है, वो भारत के ICAI यानी द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए जाते हैं। इनको सर्वप्रथम भारत में 21 अप्रैल 1977 यानी 21 अप्रैल 1977 को जारी किया गया था। यानी फर्स्ट टाइम पे इनको ICAI द्वारा 21 अप्रैल 1977 को जारी किया गया था। अब देखते हैं जो मोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS है, उनको अपन देखते हैं कि कौन कौन से AS किस किस मानदंड या शीर्षक के अंतर्गत आते हैं। फर्स्ट देखते हैं देखो, AS फर्स्ट होता है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट का काम क्या होता है, वो किसके लिए होता है, वो तो AS फर्स्ट होता है भारत में लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण के लिए। AS फर्स्ट होता है लेखांकन नीतियों के
अपन मोस्ट की बात करेंगे, यहाँ पे सभी की बात नहीं करेंगे। लेखांकन नीतियों के प्रकटन से संबंधित होता है। अगला है एएस सेकंड। एएस का मतलब होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लेखांकन मानदंड। एएस सेकंड होता है स्टॉक के मूल्यांकन से संबंधित होता है, स्टॉक इवैल्यूएशन से संबंधित होता है, स्टॉक के मूल्यांकन से संबंधित होता है। एएस 3 होता है रोकड़ प्रभाव विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट से संबंधित होता है। अगला एएस है एएस 4 होता है चिट्ठा तिथि के पश्चात उत्पन्न होने वाली आकस्मिक तथा घटनाएं। एएस 5 होता है अवधि के लिए शुद्ध लाभ अथवा हानि या पूर्व अवधि मध्य लेखांकन नीतियों में परिवर्तन। ये मैं बोल के बता रहा हूँ लेकिन तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। एएस 6 होता है डेप्रिसिएशन के लिए, यानी एएस 6 के अंतर्गत डेप्रिसिएशन का हास का लेखांकन किया जाता है, हास की अकाउंटिंग होती है। ठीक है। अगला एएस है एएस 7। एएस 7 निर्माणी ठेकों के लिए लेखांकन किया जाता है। निर्माणी जो ठेके होते हैं उनकी विधि इस एएस के अंतर्गत दे रखी है। निर्माणी ठेकों के लिए लेखांकन अकाउंटिंग। अगले एएस की बात करते हैं। एएस 9 आगम मान्यता पर आधारित होता है, आगम मान्यता के लिए होता है एएस 9। नेक्स्ट एएस की बात करते हैं। आपका नेक्स्ट एएस है एएस नंबर 10। देखिए ये होता है स्थायी संपत्तियों हेतु लेखांकन। जो आपकी फिक्स असेट जो होती है, फिक्स असेट्स की अकाउंटिंग के लिए ये होता है। आगे अब आपका ये थर्ड चैप्टर स्टार्ट होगा, उसमें सभी चीज़ें देखेंगे। फिक्स्ड स्थायी संपत्ति क्या होती है, चालू संपत्ति क्या होती है, चालू दायित्व क्या होते हैं, स्थायी दायित्व क्या होते हैं, उनका डिटेल से एनालिसिस करेंगे। अगला एएस है 11। ये विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव हेतु लेखांकन होता है, यानी जो विदेशी दरें होती है मुद्रा की, उनके एक्सचेंज के लिए इस एएस का यूज किया जाता है। अगला एएस है आपका 12 सरकारी अनुदानों हेतु लेखांकन है। गवर्नमेंट के जो ग्रांट्स होते हैं, गवर्नमेंट के ग्रांट्स की अकाउंटिंग के लिए ये होता है। अगला एएस है एएस 13 निवेशों हेतु लेखांकन। इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग जो लेखांकन होता है वो एएस 13 होता है। अगला लेखांकन है एएस 14 एकीकरणों के लिए लेखांकन। जिस कंपनियों का जो माल कमीशन होता है उसके लिए ये एएस मान्य होता है, एकीकरणों के लिए। अगला एएस है 16। ये होता है ऋण देने की लागत से संबंधित होता है, ऋण लागत से संबंधित। अगला एएस है 17 प्रखंड लेखांकन के लिए होता है। अगला एएस है 18 संबंध पक्षकार अभिव्यक्ति के लिए होता है, पक्षकार अभिव्यक्ति के लिए होता है। अगला एएस है 19 जो लीज पर संपत्ति या दी जाती है, इन पट्टे पर लेखांकन के लिए एएस 19 का यूज किया जाता है। एएस 20 प्रति अंश उपार्जन, प्रति ईपीएस प्रति अंश उपार्जन के लिए होता है। अगला एएस है एएस 21 समेकित कंसोलिडेटेड वित्तीय विवरणों के लिए होता है, समेकित वित्तीय विवरण के लिए ये होता है। अगला एएस है एएस 22 ये होता है आय पर करों हेतु लेखांकन, यानी जो आपकी आय होती है उस पर जो टैक्स लगाया जाता है, आय पर करों हेतु लेखांकन हेतु एएस 22 होता है। अगले लेखांकन की बात करते हैं।
देखिए अगला एस है आपका AS-23। ये होता है समेकित वित्तीय विवरणों में निवेशों में लेखांकन हेतु। अगला एस है 24, जो व्यापार की गतिविधि बंद हो रही है उसके लिए होता है, बंद गतिविधि के लिए। अगला एस 25, जो इंटेंजिबल असेट्स होती है, अमूर्त संपत्ति होती है, उसके लिए AS-25 होता है। AS-26 सॉरी, इसमें एक मिस्टेक हो गई, ये 26 वाला अमूर्त संपत्ति के लिए होता है, और जो 25 है ये अंतरिम वित्तीय प्रतिवेदन के लिए होता है। तो इंटरनल रूप से अंतरिम वित्तीय प्रतिवेदन होता है उनके लिए होता है। अगला एस है 27, संयुक्त उपक्रम में हित का वित्तीय प्रतिवेदन के लिए होता है, यानी जॉइंट जो उपक्रम होता है उसके लिए होता है। अगला एस 28, संपत्तियों में व्यवधान होने पर होता है, और असेट्स में किसी प्रकार डिस्प्यूट होने पर उनका निपटारे के लिए इस एस में प्रोविज़न बताए गए हैं। और एस है 29, इसमें प्रोविज़न संदिग्ध दायित्व, संदिग्ध संपत्तियों के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये तो हो गए आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और इसको ऊपर बता दिया कि इनको कौन जारी करता है, कब जारी किया जाता है, क्यों किया जाता है। ये लेखांकन नीतियों में एकरूपता बनाए रखने के लिए ICAI द्वारा इनको जारी किया जाता है। समय समय पर इनमें संशोधन भी किया जाता है। अब आगे बात करते हैं साथियों लेखांकन पॉलिसीज के बारे में, यानी लेखांकन पॉलिसीज क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। देखो, अकाउंटिंग पॉलिसीज, लेखांकन नीतियाँ। देखिए लेखांकन नीतियाँ क्या होती है। लेखांकन नीतियाँ किसे कहते हैं, जो लेखांकन के नियमों को किस प्रकार से संचालित किया जाएगा, उनकी प्रोसेस क्या रहेगी, किन सिद्धांतों के अनुसार अकाउंटिंग का कार्य किया जाएगा, वह प्रक्रिया ही लेखांकन नीति कहलाती है। इन लेखांकन नीतियों में विशिष्ट लेखांकन सिद्धांतों तथा वित्तीय विवरणों की रचना तथा प्रस्तुति में उपक्रम द्वारा लागू हुए उन सिद्धांतों को लागू करने की विधियों को इंगित करती है, जिसमें लेखांकन अवधारणाओं, सिद्धांतों, परंपराओं पर आधारित होकर कार्य किया जाता है। अब साथियों आगे देखते हैं कि ऐसे क्षेत्र जिनमें विभिन्न लेखांकन नीतियों का निरंतर उपयोग करना पड़ता है, कौन कौन सी लेखांकन नीतियाँ होती है वो देखते हैं। पहला तो है, फर्स्ट है हास रिक्तीकरण तथा अवलेखन की विधियाँ, यानी जो डेप्रिसिएशन लगाया जाता है मशीनरी पर वो किस तरीके से लगाया जाए, किस विधि से लगाया जाएगा। रिक्तीकरण जो तेल खदान कुएं होते हैं उनके लिए लगाया जाता है, और उनके अवलेखन की विधियाँ क्या होती है। अगला है स्टॉक का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाएगा, यानी स्टॉक का इवोल्यूशन किस प्रकार से होगा। पहले बताया था कि रूढ़िवादिता या अनुदारवादिता की परंपरा के अनुसार बाजार मूल्य या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जिनमें से भी दोनों में से जो भी कम हो, विच एवर इज लेस देन, उस पर उसका मूल्यांकन किया जाएगा। जैसे मान के चलो स्टॉक का बाजार मूल्य 50,000 रुपये है और शुद्ध वसूली मूल्य 40,000 रुपये है, तो इनमें से दोनों में से जो भी कम है यानी 40,000 रुपये है, तो 40,000 रुपये पर ही स्टॉक का मूल्यांकन किया जाएगा, ना कि 50,000 रुपये पर।
इसे ही रूढ़िवादिता की परंपरा कहा जाता है। अगली बात है ख्याति का मूल्यांकन यानी गुडविल का इवोल्यूशन किस प्रकार से होगा, वो आगे पार्टनरशिप में पढ़ेंगे। गुडविल अपन आगे। अगला है इन्वेस्टमेंट का मूल्यांकन किस तरीके से किया जाएगा। नेक्स्ट है स्थायी संपत्तियों का मूल्यांकन किस प्रकार से होगा, किस विधि के तहत होगा। फिक्स्ड असेट्स इवोल्यूशन किस तरीके से होगा, ये लेखांकन नीतियों के अंतर्गत शामिल होती है। आगे देखते हैं। देखो अब लेखांकन नीतियों का चयन करने के लिए अपन को 3 महत्वपूर्ण चीज़ों का ध्यान रखना पड़ा होता है, यानी सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। देखिए सिलेक्शन ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, अकाउंटिंग पॉलिसी, यानी लेखांकन नीतियों का चयन करने के लिए सर्वप्रथम एक तो विवेक यानी प्रूडेंस, सेकंड है प्रारूप पर सारत्व का वर्चस्व, वो थर्ड हो जाएगा सारता, मैटेरियलिटी। इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी होता है लेखांकन पॉलिसी के अंतर्गत, विवेक का, वर्चस्व का और सारता का। ठीक है, अब आगे बात करते हैं साथियों मूल्यांकन सिद्धांतों के बारे में। देखिए मूल्यांकन सिद्धांत क्या होते हैं, वैल्यूएशन प्रिंसिपल क्या होता है। वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स, मूल्यांकन सिद्धांत। अब फर्स्ट तो हो जाएगा ऐतिहासिक लागत। इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट कहा जाता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट। देखिए हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है, यानी इस सिद्धांत के अनुसार जो संपत्तियों को अभिप्राप्ति के समय उसके लिए जो चुकाई गई रोकड़ या रोकड़ तुल्य की राशि का रिकॉर्ड किया जाता है। यानी मान के चलो कोई संपत्ति, एक प्लांट में मशीनरी इंस्टॉलेशन का कार्य करना है, मशीनरी अपन ने 1 लाख रुपए में परचेज की, उसको मशीनरी को लाने पर 10,000 रुपये भाड़ा खर्च हुआ, 1,000 रुपये वेजेस खर्च हुआ, इंस्टॉलेशन पर 2,000 रुपये खर्च हुए, तो टोटल ये हो गया आपका 1,04,000 रुपये, सॉरी 1,14,000 रुपये, 1,13,000 रुपये, यानी 1,13,000 रुपये आपका टोटल कॉस्ट मशीनरी पर लग चुकी है। इसको ही ऐतिहासिक लागत कहा जाता है, यानी मशीनरी का लागत मूल्य ऐतिहासिक लागत के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जिसमें उसको परचेज करने का खर्चा, उसका भाड़ा, वेजेज और इंस्टॉलेशन चार्जेस शामिल होते हैं। इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट कहा जाता है। सेकंड है वसूली योग्य मूल्य, रिलाइजेबल वैल्यू। रिलाइजेबल वैल्यू यानी वसूली योग्य मूल्य, वसूली योग्य मूल्य। देखिए वसूली योग्य मूल्य क्या होता है,
वसूली योग्य मूल्य के अकॉर्डिंग संपत्तियों को रोकड़ या रोकड़ तुल्य राशि पर दिखाया जाता है, जो एक व्यवस्थित निपटान में संपत्तियों को बेचकर आज प्राप्त किया जा सकता है। दायित्वों को उनके निपटान मूल्यों पर दिखाया जाता है, अर्थात रोकड़ या रोकड़ तुल्य राशि जो व्यवसाय के सामान्य परिचालन में दायित्वों की संतुष्टि हेतु चुकाई जाती है। यानी सीधा सा मामला यह है कि कोई ऐतिहासिक मूल्य पर 1,13,000 रुपये संपत्ति पर खर्च हुए, अगर उस संपत्ति को बेचा जाए, अगर वो 1,00,000 रुपये में सेल्स होती है तो इसका 1,00,000 रुपये वसूली योग्य मूल्य हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड, करंट कॉस्ट। करंट कॉस्ट चालू लागत। ये चालू लागत वो होती है जिसको वर्तमान मूल्य पर संपत्ति को प्राप्त किया जाता है। मान के चलो वर्तमान मूल्य संपत्ति का 50,000 है और उस संपत्ति पर 50,000 रुपये में उसको खरीदा जाता है, तो ये चालू लागत होती है, ये करंट कॉस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है आपकी वर्तमान मूल्य, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू देखिए, वर्तमान मूल्य के अकॉर्डिंग एक संपत्ति को भावी शुद्ध रोकड़ अंतर प्रभावों के वर्तमान बट्टाकार मूल्य पर दिखाया जाता है, यानी डिस्काउंटेड कैश इनफ्लोज पर इनको दिखाया जाता है, जो संपत्ति से व्यवसाय के सामान्य परिचालन से उत्पन्न होगी। दायित्वों को भावी शुद्ध रोकड़ बहिर्गमनों के वर्तमान बट्टाकार मूल्य पर दिखाया जाता है, जिसको व्यवसाय के सामान्य परिचालन के दायित्वों के निपटान हेतु प्रयोग किया जा सके। यानी इसका कहने का तात्पर्य यह है कि कोई संपत्ति अपन 1,13,000 रुपये पर खर्च की, उसको इंस्टॉलेशन चार्ज, लाने भाड़े वगैरह वगैरह खर्चे टोटल 1,13,000 हुआ। अगर उसको वर्तमान में सेल्स किया जाए तो उसका वर्तमान मूल्य मान के चलो 5 साल बाद में 50,000 रुपये होता है, तो इस संपत्ति का वर्तमान मूल्य यानी प्रेजेंट वैल्यू 50,000 हो जाएगी। प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी, ये आपका वर्तमान मूल्य होता है। तो साथियों, अपन ने मूल्यांकन सिद्धांतों में पढ़ लिया है हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है, करंट कॉस्ट क्या होती है, रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है। साथियों, आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसमें लेखांकन सिद्धांत पढ़ लिए, लेखांकन सिद्धांतों का वर्णन कर लिया, उनके जो प्रिंसिपल है उनको पढ़ लिया, ASB ICAI द्वारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जारी किए गए हैं, कब जारी किए गए हैं, और कौन कौन से AS में किन किन परिभाषाओं को समाहित किया गया है, किन किन के लिए वो एप्लीकेबल है, उनको पढ़ लिया। साथियों, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर पे आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।